हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। मतलब चैप्टर है क्लास 11th में, लेकिन हम इसको बेस बनाएंगे कि हम जब अगर एनडीए का या एयरफोर्स का या नेवी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप मतलब टेक्निकल ग्रुप का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और बेसिकली एनडीए में इसका बहुत रोल होता है। इस बार एनडीए में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 क्वेश्चन का मतलब समझ लो पर क्वेश्चन 2.5 मार्क का है, तो 7 क्वेश्चन कितने मार्क के हो गए यहाँ पे? लगभग 7 टू 14 और इसका आधा करेंगे 3.5, 17.5 मार्क के इससे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास देखना। सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल लो, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैंने बताया ना आपको, इसमें लगभग 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। इस बार के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं 6 to 7, जिसमें से 3 क्वेश्चन इतने इजी थे जो अगर आपने सिर्फ 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ा है वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो 6 to 7 मार्क 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, या फिर किसी को ऑर्डर लगाना, या फिर किसी का पैटर्न बनाना, या फिर किसी को सीक्वेंसिंग लगाना। इसे हम सबको क्या कहेंगे? परम्यूटेशन, अरेंजमेंट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये कहा कि 7 पर्सन है और इन 7 पर्सन को 7 सीट रखी हुई हैं, इसमें अरेंज करो। क्या कहा मैंने? अरेंज करने को कहा, तो आप वहाँ पे लगाओगे परम्यूटेशन। ठीक है, आपके पास एक वर्ड है और उस वर्ड को आपको उनके लेटर्स को क्या करना है? अरेंज करना है, विद और विदाउट मीनिंग, तो उसमें भी क्या लगेगा? परम्यूटेशन। मान लो कि आप कह सकते हो, आप मान लो एक बस में एंटर करते हो और बस में एंटर करने के बाद मान लो वो आपसे पूछ लेता है कि जितनी सीट वहाँ पर रखी है तो एक पर्सन ऐसा कितनी सीट में अरेंज हो सकता है, कि करके बैठ सकता है, या 10 पर्सन है उस सीट में कैसे अरेंज हो सकते हैं, जितनी सारी सीट दी हुई है हमारे पास। तो सबको अगर वर्ड में आए अरेंज करना है, ऑर्डर लगाना है, पैटर्न बनाना है, सीक्वेंस लगाना है, तो सब पे क्या लगेगा? परम्यूटेशन। और अगर कहीं पर कॉम्बिनेशन आएगा तो कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा? वहाँ पर सबसे पहला वर्ड मिलेगा आपको सलेक्शन, या फिर चूज करने वाला वर्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो क्लास में 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, मान लिया मैंने 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे इस बॉय में से एक को मॉनिटर बनाना है और इन गर्ल में से भी एक को मॉनिटर बनाना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप उन 5 में से कोई एक को सेलेक्ट करोगे ना। तो सेलेक्ट करने का मतलब 5 ऑप्शन है आपके पास। मान लो बॉय 1 है, इसका ऑप्शन लिखना चाहो अगर आप, बॉय 1 है, बॉय 2 है, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। तो आप इन 5 में से सबसे पहले एक को सेलेक्ट करोगे, तभी तो उसको बनाओगे कि मॉनिटर कौन बनेगा। तो जहाँ पे सिलेक्शन वाला वर्ड आएगा वहाँ लगेगा कॉम्बिनेशन, जहाँ पे सिलेक्शन आएगा वहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा, जहाँ पे अरेंजमेंट आएगा, ऑर्डर की बात करेगा, वहाँ पे क्या लगेगा? परम्यूटेशंस। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इनका फॉर्मूला लिखाता हूँ, फिर बताता हूँ फॉर्मूला मतलब ये इसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास है। अगर आपको परम्यूटेशन लगाना है तो परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? देखना, परम्यूटेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला लगता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। जहाँ पर n क्या है? n है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। और R क्या है यहाँ पर? R है यहाँ पर जो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है या अरेंज करनी है। यहाँ पे R लिख लेंगे हम। R क्या है? ये भी क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। मतलब N में से आपको R चीज़ों को अरेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? NPR। N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आपको R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा?
एन सी आर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये लगेगा इसका फॉर्मूला। और इसके फॉर्मूले में इसके फॉर्मूले में दोनों के बीच में एक रिलेशन है। देखो क्या रिलेशन है, आपको एन माइनस एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ भी दिख रहा है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ भी दिख रहा है। तो क्या इस पूरे की जगह पर मैं एन पी आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल, इस पूरे की जगह पर एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एन पी आर। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा इस फॉर्मूले को मैं और करके, मैं लिखता हूँ एन सी आर इक्वल टू 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में इस पूरे की जगह पे क्या जाएगा, एन पी आर। तो अब देखो अगर मुझे एन पी आर निकालना है तो ये आर फैक्टोरियल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल इनटू में एन सी आर, ये फॉर्मूला दूसरा बन जाता है एन सी आर वाला। और ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ भी सकता है डायरेक्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आर फैक्टोरियल का ही रिलेशन रहता है इनके बीच में। वो क्या करेगा, यहाँ पे आर माइनस 1 लिख देगा, आर माइनस 2 लिख देगा, आर फैक्टोरियल लिख देगा, या फिर 1 माइनस आर फैक्टोरियल लिख देगा, ये सब लिख देगा यहाँ पर। तो ये रिलेशन होता है इनके बीच में। अब मैं बताता हूँ ये एन फैक्टोरियल है क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें एन फैक्टोरियल है क्या। देखो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है कि फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल वर्ड जो आया है, ये फैक्टोरियल वर्ड क्या डिनोट करता है। तो पहले देखते हैं फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं दिस, इस साइन से, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है जैसे, ऐसे ही, या फिर इसे डिनोट करते हैं इस साइन से। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, या तो ऐसे लिख दो 3 फैक्टोरियल को, और आप 3 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल को। अब देखो ये फैक्टोरियल क्या डिनोट करता है। लेट सपोज n फैक्टोरियल को मुझे लिखना है तो इसे लिखूंगा मैं n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसा करते करते आप आओगे 3, 2, 1, मतलब आपको लास्ट तक जाना है 1 तक। और n यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ याद रखना आपने, ये n क्या है यहाँ पर, n हमेशा यहाँ पर होगा होल नंबर। n क्या होगा यहाँ पर, होल नंबर होगा। मतलब आप n की जगह पर नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, आप n की जगह पर फ्रैक्शन नंबर नहीं रख सकते, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में नहीं रख सकते। आप n की जगह पर आप कह सकते हो नेगेटिव वैल्यू नहीं रखोगे, रैशनल वाली वैल्यू नहीं रखोगे, इरैशनल वैल्यू भी नहीं रख सकते। n क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आप होल नंबर रख सकते हो, मतलब n की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ पॉपुलर वैल्यूज़, मतलब जो आपको याद होनी चाहिए वैल्यू फैक्टोरियल की, ठीक है। सबसे पहले एक वैल्यू आती है 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। आपको इसे 1 तक जाना उल्टा करके, तो इसे लिख दिया मैंने 2 इंटू 1, आगे 1 तक हम, तो 2 इंटू 1 यानी 2। नेक्स्ट हमारे पास 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या लिखूंगा मैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना होगा, 3 2 6। नेक्स्ट हमारे पास 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया, 4 3 12। इसमें आप ये नंबर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मेरे पास 6 है ना। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो 6 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24। नेक्स्ट हमारे पास है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया इसमें, 24 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, ये हो गया 120। ऐसे ही मेरे पास 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है, सेम आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, 720। आप इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आती है 8 वाली वैल्यू जो है हमारे पास, वो है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैसे आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर दो, इसका आंसर आता है 5040, ठीक है, 5040। ऐसे ही करते हैं हम, नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम 8 फैक्टोरियल की। तो 8 फैक्टोरियल कैसे आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 40320। ये हो गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ खाली छोड़ी थी फर्स्ट वाले पोजीशन पे, कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी। आपको मैंने कहा था ना n की जगह पर आप होल नंबर रख सकते हो, 0 1 2, मैंने 1 से तो स्टार्ट कर दिया। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है।
मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। कैसे होगी 1, देखो यहाँ से प्रूव करता हूँ मैं कि कैसे 1 होगी। और एक चीज़ और, n फैक्टोरियल को मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रोक सकता हूँ। जैसे अगर मुझे 8 फैक्टोरियल को लिखना है तो मैं 8 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसे मैं ऐसे लिखता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब आप फैक्टोरियल को जहाँ कैलकुलेशन हिसाब से रोकना चाहो वहाँ कैलकुलेशन हिसाब से रोक सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से n की वैल्यू को ऐसा लिखा, n फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल। मैंने एक स्टेप जाने के बाद n माइनस 1 पे ही इसे रोक दिया। अब एक काम करो, आप यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू लाओ तो ये वाली वैल्यू इसकी डिवाइड में चली जाएगी, यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये वाला n इसके अपॉन में चला जाएगा। अब जो वैल्यू मैं बताता हूँ आपको वो वैल्यू पुट करो। आप सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ क्या पुट कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पर n के जगह पर अगर कोई कहता मुझे कि आप सर 0 रख दो, क्योंकि n की वैल्यू मैंने क्या कहा होल नंबर हो सकती है। अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो n की जगह पर 0 रखने से क्या होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। और मैंने पहले कहा फैक्टोरियल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो आप n की जगह पर 0 रखने से तो लीस्ट वैल्यू मेरे पास बचती है 1। तो मैंने n की जगह पर 1 पुट कर दिया, पुट n इक्वल टू 1। तो 1 रखना यहाँ पर, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल ओवर 1, ये हो गया 0 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 अपॉन 1 मतलब 1, इसका मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये आपका स्टार मार्क कर लो। अब इसे अगर आप लिखना चाहो नोट पे पॉइंट लिख लेना। ये हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। और फैक्टोरियल की सारी वैल्यूज़ किस पे आती हैं, सारी वैल्यूज़ होल नंबर पे आती हैं इसकी ये वैल्यूज़। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमने परम्यूटेशन करना है। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 थ्योरम होती हैं। एक होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक थ्योरम होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर 2 प्रिंसिपल हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक होता है एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, एक होता है एडिशन प्रिंसिपल। तो देखो क्या लिखना है, पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर 2 थ्योरम होती हैं। पहली है एडिशन प्रिंसिपल या एडिशन काउंटिंग, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एडिशन प्रिंसिपल ये कहता है, मान लो कि एक कमरे में आपके पास कमरे में एंटर करने के 3 दरवाजे हैं। चलो ये वाला एग्जांपल रहने देते हैं, ये वाला एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में दूंगा, मैं एडिशन प्रिंसिपल में देता हूँ आपको कि एग्जांपल। ठीक है, मान लो कि आप स्कूल जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन देता हूँ मैं। मान लो आप स्कूल जाते हो बाइक से, आप स्कूल जाते हो कार से, या फिर आप स्कूल जाते हो बस से। ठीक है, तो अब आपके पास मान लिया कि 3 बाइक हैं, 2 कार हैं और 1 बस है। तो आप कितने तरीके से स्कूल जा सकते हो, मतलब कितने वेज में आप स्कूल जा सकते हो। आप क्या चाहते हो, 3 तरीके तो आपके पास बाइक वाले हैं, लेकिन जाना तो किसी एक से ही होगा ना आपका, या तो बाइक से जाओगे या फिर कार से जाओगे या फिर बस से जाओगे। तो इसका मतलब आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो टोटल वेज कितने पे आपके पास, टोटल वेज कितने हैं, 3 + 2 + 1, यानी कि 6 वेज हैं आपके पास जिससे आप क्या जा सकते हो, स्कूल जा सकते हो। तो इसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन कौन सा वाला, एडिशन वाला पार्ट, जहां आप चीज़ों को ऐड करोगे। ठीक है, अब मान लो कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल मैंने लिया। अब मान लो आप मार्केट कोटद्वार से जा रहे हो आप दिल्ली, मान लो कोटद्वार से जा रहे हो आप दिल्ली। अब दिल्ली जाने के लिए, कोटद्वार से दिल्ली जाने के लिए आपके पास 3 तो मैक्स हैं, ठीक है, टैक्सी बोलते हैं जिन्हें, और 5 लगी हुई है दिल्ली के लिए बस। तो आप कितने वेज हैं जिससे आप दिल्ली जा सकते हो। आप क्या करोगे भाई, 3 तो मैक्स है वहाँ पर और 5 बस हैं, तो टोटल कितने वेज हैं आपके पास, टोटल कितने वेज हो गए, तो इन दोनों को ऐड कर लो। तो टोटल मेरे पास 8 वेज हैं, 3 + 5, यानी कि मेरे पास टोटल 8 वेज हैं
जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, दिल्ली जा सकता हूँ इसमें से। अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, देखो मान लो एक स्टूडेंट है जिसके पास P1 और P2 दो शर्ट, यहाँ लिख लेता हूँ, उसके पास 2 पैंट्स हैं और 3 शर्ट्स हैं, ठीक है, 2 पैंट हैं और 3 शर्ट्स हैं। इनका वो कैसा कॉम्बिनेशन बनाए या फिर कैसा अरेंजमेंट करे कि वो इन दोनों से यूज़ करके रेडी होकर के, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करके रेडी होकर के वो स्कूल जा सकता है। क्या हो सकता है, मान लो पैंट को मैंने लिख दिया P1 P2 और शर्ट्स को मैंने लिख दिया मान लो S1 S2 S3। वो क्या कर सकता है, वो पैंट 1 के साथ शर्ट 1 भी तो पहन सकता है, पैंट 1 के साथ शर्ट 2 भी पहन सकता है, पैंट 1 के साथ शर्ट 3 भी पहन सकता है। मतलब इसके होने के कितने वेज हो गए, टोटल 3। भाई पैंट 1 के साथ मान लो इसे यहाँ लिख दिया मैंने, तो वो P1 S1 कर सकता है, वो P1 S2 भी कर सकता है, वो P1 S3 भी कर सकता है। तो इस पहले ही उसमें 3 ऑप्शन है मेरे पास, तो ये 3 तरीके हो गए। और पैंट P2 के लिए, इसके लिए कितने ऑप्शन है भाई, इसके साथ भी शर्ट 1 पहन सकता है, शर्ट 2 पहन सकता है, शर्ट 3 पहन सकता है। तो यहाँ भी कितने वेज हो गए, टोटल 3। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो टोटल कितने आ गए, इनको ऐड कर दो, 3 + 3 6। तो ये हो गया इसके टोटल वेज। लेकिन इसको एक करने का तरीका दूसरा भी है। इसमें शर्ट कितनी है, 3, पैंट कितने हैं, 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, शर्ट पैंट को 3 × 2 = 6, तो टोटल वेज कितने आ गए, 6। इसीलिए इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जहाँ पे चीज़ें आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल, जहाँ पे आप टोटल वेज को ऐड करते हो। ये होता है मल्टीप्लिकेशन, जहाँ आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो और डायरेक्ट हमारा आंसर आता है। अब हम चलते हैं परम्यूटेशन बनाने के लिए कुछ वर्ड्स के बारे में, मतलब हमें वर्ड्स बनाने होते हैं तो परम्यूटेशन से कैसे बनेंगे वो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक केस, ले लेते हैं एक वर्ड ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज मैंने एक वर्ड लिया, मान लो मैंने n की वैल्यू आपको दे दी 7 और r की वैल्यू दे दी मैंने 3। मतलब आपको 7 में से 3 चीज़ों को अरेंज करना है। मैं खुद कह रहा हूँ कि आपको 7 में से 3 चीज़ों को अरेंज करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अगर 7 में से 3 चीज़ों को अरेंज करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, NPR वाला या NCR वाला। अगर आपको अरेंज करना है चीज़ों को तो आप कौन सा लगाओगे, NPR। तो मैंने लगा दिया फॉर्मूला NPR। क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n कितना है यहाँ पर 7, PR कितना है 3, तो यहाँ लगा दिया मैंने 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को ऐसे रखा मैंने, और ये हो गया 7 माइनस 3 कितना हो जाता है 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका देखना, क्या मैं 7 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। मेरे को जहाँ फैक्टोरियल मैं चाहूँ वहाँ रोक सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ रोक दिया 4, और अपॉन में भी कितना है 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचा कितना 7 × 5 6 = 30 और 7 3 = 21। ये आ गया इसका आंसर। मतलब 7 चीज़ों में से 3 चीज़ों को अरेंज करने का कितने वेज है मेरे पास, 210 वेज है मेरे पास। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। मान लो n मेरे पास है 4 और इस 4 चीज़ों में से मुझे 4 ही चीज़ें अरेंज करनी है। मतलब 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ों को अरेंज करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, NPR। n कितना है मेरे पास 4, PR कितना है वो भी 4। लगाते हैं फॉर्मूला NPR का, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n भी 4 r भी 4, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 होती है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 यानी 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24। नहीं आती तो निकाल दो, 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना आ गया इसका आंसर 24। मतलब n में से r चीज़ों को अरेंज करने का फॉर्मूला क्या लगेगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब एक काम करता हूँ मैंने एक वर्ड लिया, मान लो वॉच। मैंने एक वर्ड लिया वॉच, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वर्ड के जितने लेटर्स हैं उनको अरेंज करो। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये वर्ड लिया मैंने वॉच। अब वॉच के जितने लेटर हैं मेरे पास उन सारे लेटर को क्या करो, अरेंज करो। चलो अरेंज करते हैं। पहले मुझे बताओ इसमें n की वैल्यू कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और अरेंज भी किन को करना है 5, भाई WATCH। प्लेसेस भी 5 है, मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी 5 है, और अरेंज जिनको करना है वो भी 5 है। तो
तो हम क्या कर सकते हैं, आप इस वाले प्लेस पे आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो इसमें से, WATCH। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है यहाँ रखने के, 5। भाई या तो W आ जाएगा, या A आ जाएगा, या फिर T आ जाएगा, या फिर C आ जाएगा, या फिर H आ जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितने वेज हैं यहाँ रखने के लिए एलिमेंट, 5। अब जो वर्ड यहाँ आ गया वो आगे नहीं आएगा, क्योंकि भाई T आपने रख दिया यहाँ पर, तो T तो नहीं बना सकते ना, कोई वर्ड नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, 5 यहाँ आ गया। अब जो वर्ड यहाँ आ गया, लेट सपोज यहाँ पे C रख दिया मैंने यहाँ पर, तो अब C नहीं आएगा। तो C नहीं आएगा तो कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3 4। तो इस पर कितने लेटर आ सकते हैं, 4। ऐसा ही जो लेटर यहाँ आ गया वो आगे नहीं आएगा, तो बचे कितने, 3। फिर कितने बचेंगे, 2, और लास्ट में कितना बचेगा, एक ही ऑप्शन। इन सबको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 120। मतलब वॉच वर्ड को अरेंज करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 120 वेज हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर। लेट सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया, लाइम वर्ड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कौन सा वर्ड ले लिया, लाइम। चलो ये वॉच हो गया। लेट सपोज मैंने वर्ड ले लिया है लाइम, और इस वर्ड को मैं कह रहा हूँ आपसे कि अरेंज करो। चलो ठीक है, कितने प्लेसेस मेरे पास, 1 2 3 4। जिनको अरेंज करना है वो लेटर भी कितने मेरे पास, 4। N भी 4 है, अरेंज करने वाले भी 4 है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब 24। वरना आप रख के देखना, यहाँ 4 वेज हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 4 3 2 1 का मतलब 4 फैक्टोरियल होता है। तो आंसर कितना हो गया, 24। नेक्स्ट वर्ड में लेता हूँ एप्पल। ये वर्ड पहले आप ट्राई करो, एप्पल वर्ड, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करो, एप्पल वर्ड से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। जैसे ये आ रहा है, तो एप्पल वर्ड का कितना अरेंजमेंट बन सकता है, पहले इसे आप ट्राई करो, और पॉज करने के बाद, इसे ट्राई करने के बाद फिर इसको देखना कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप मैच करना आंसर कितना आ रहा है। चलो अब देखो, मैंने एप्पल वर्ड लिया, मेरे पास प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। चलो 5 प्लेसेस हैं, अरेंज जिनको करना है वो भी 5 ही है। इसका मतलब भाई यहाँ पे 5 तरीके हो सकते हैं, यहाँ 4 तरीके हो सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 120। ये कि गलत है आंसर, ठीक है, 120 गलत है आंसर, 120 नहीं आएगा इसका आंसर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक जो आप वर्ड कर रहे थे, चाहे आपने वॉच किया, WATCH, इसमें सारे लेटर देखो सब अलग हैं। आपने लाइम वर्ड किया, लाइम में भी सारे लेटर अलग हैं। लेकिन जैसे ही आपने एप्पल वर्ड किया, तो एप्पल में 2 बार P आ गया। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ हो गई है। जरा मुझे एक बात बताना, मैंने इसे लिख दिया P1 P2, इसे लिख दिया मैंने P1 और P2। अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसा हो सकता है ना, मैंने यहाँ पे P1 रख दिया और यहाँ P2 रख दिया, और दूसरे केस में यहाँ P2 रख दिया और यहाँ P1 रख दिया। बाकी सेम चीज़ों का अरेंज कर लो, ALE। अब P1 P2 तो मैंने लिखा ना भाई, P1 P2 होता थोड़ी है, इंग्लिश में तो सिर्फ P होता है। मैंने तो सिर्फ P1 P2 का नाम लिखा उसमें। अब अगर इसका P1 हटा दूँ मैं, P1 हटा दिया और P2 हटा दिया, अब चेक करो ये दोनों लेटर एक ही हैं, ये अलग नहीं है। वो मैंने P1 P2 लिखा था तब वो लेटर अलग अलग थे। अब चेक करो, P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, L यहाँ भी है, L यहाँ भी है, E यहाँ है, E यहाँ है, P यहाँ है, P है। तो ये लेटर, ये जो वर्ड बना ये अलग थोड़ी है, ये वर्ड तो सेम है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाता है रिपीटेशन, यहाँ पे हो जाता है लेटर रिपीट होने लग जाते हैं वर्ड्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये ना हो करके आंसर क्या आएगा, पहले बताओ कितने लेटर हैं इसमें पास, 1 2 3 4 5। तो मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल ओवर कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, P रिपीट हो रहे हैं, और कितने बार हो रहे हैं, 2 बार। तो जो जितने बार रिपीट होगा उसको डिवाइड बाई कर देना है, क्योंकि रिपीट नहीं होगा फिर वो 2 बार। तो अब मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है। भाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 120, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 2। कट करेंगे कितना आंसर आएगा, 60। इसका आंसर ये सही है, 60। ठीक है, क्योंकि जो रिपीट होगा लेटर उसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जो लेटर रिपीट होगा उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और जितनी बार लेटर रिपीट होंगे सबको डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, उसका आंसर आप बताना फिर क्या होगा। मैंने वर्ड लिया, लेट सपोज फूड, फूड मैंने वर्ड लिया। अब इसको अरेंज करना है, मेरे पास कितने लेटर हैं, 1 2 3 4। तो आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पर O 2 बार रिपीट हो गए तो आप लिखोगे इसे 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24। 2 डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ गया, 12। एक और वर्ड देता हूँ मैं आपको, इसको आप ट्राई करना। फूड वाला वर्ड मैंने कर दिया, इसे ट्राई करना एक बार आप। मैंने एक वर्ड दिया आपको
लेट्स सपोज फूड हो गया, मैंने आपको दिया एक वर्ड अरेंज, ठीक है, अरेंज वर्ड मैंने दिया। अब इस अरेंज वर्ड को आपको क्या करना है, इसमें बताना है, इस अरेंज वर्ड को ही अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो कितने लेटर है मेरे पास, 1 2, पहले आप इसे अरेंज कर लो, एक बार ट्राई कर लो इसे आप, ठीक है। आंसर जो आएगा वो नोट कर लेना, फिर देखना आंसर क्या आएगा इसका। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल। लेकिन ये आंसर हो जाता, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, देखो ए 2 बार रिपीट हो गए, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। एंड अभी बात रुकी नहीं, ये आर भी तो 2 बार आ गए, तो जो 2 बार आ गए उसको फिर लिख दो 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। अब इस 2 फैक्टोरियल से एक वाला तो यहाँ रख दिया मैंने और एक को यहाँ रख दिया, 2 × 1, ठीक है। तो इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कट गया और इस वाले से ये 4 काट लो आप 2 टाइम्स, तो ये हो गया मेरे पास 30, मतलब 5 6 30, 7 × ये कितना हो गया 30 × 3, तो 7 3 21 × 30, 21 3 60, इसका आंसर आएगा 630। तो ये हो गया अरेंज वर्ड। अब कुछ वर्ड मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप उसे ट्राई करना एक बार, ठीक है। जैसे एक वर्ड मैंने दिया आपको सर्विस, एक वर्ड मैंने दिया आपको सर्विस के बाद दूसरा वर्ड मैंने दे दिया आपको, मान लो दूसरा वर्ड हम मान लेते हैं एनर्जाइज, ठीक है, एनर्जाइज। नेक्स्ट मैंने वर्ड आपको दिया, नेक्स्ट वर्ड आप ले लो यहाँ से, एनर्जाइज के बाद और कौन सा वर्ड ले लेते हैं, स्कूल ले लो, SCHOOL, स्कूल हो गया। नेक्स्ट कोई वर्ड देना चाहें अगर हम आपको तो क्या दे सकते हैं, और इसमें लेटर रिपीट हो रहे हों, और कौन सा वर्ड बचता है मेरे पास, एजुकेशन, एजुकेशन, इसमें कोई वर्ड रिपीट हो भी रहा है, इसमें कोई वर्ड रिपीट, चलो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फिर तो, जब रिपीट नहीं हो रहा इसमें लेटर। नेक्स्ट कोई वर्ड, ऐसे करके आप बहुत सारे आंसर क्वेश्चन कर सकते हो जिसके आंसर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास जिसमें लेटर रिपीट हो रहे होंगे, जिसमें लेटर हमें अरेंज करना होगा। अगर लेटर रिपीट होते हैं तो क्या हो, एक वर्ड बहुत फेमस है, एक वर्ड बहुत फेमस है जो है मिसिसिपी। इसमें देखना आप, मिसिसिपी में कौन सा वर्ड होगी, 12 मान लेते हैं इसे, ठीक है, MISSI, मिसिसिपी, मिसिसिपी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें अरेंज करो इसे, तो कितने हैं इसमें, पहले टोटल चेक करो इसमें कितने लेटर हुए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब 11 फैक्टोरियल तो आएगा ऊपर, अपॉन देखो आई कितने बार आएगा, 1 2 3 4, 4 बार तो इसमें आई आ गए, 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल किसके लिए लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या आ गए हैं, आईज, 4 आई आ गए इसलिए। अब यहाँ देखो S 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, इनटू कर दो 4 फैक्टोरियल, ये किसके लिए आया है, क्योंकि मेरे पास 4S भी तो मुझे दिख गए, 4S यहाँ दिख गए। और बात अभी रुकी नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे P भी तो 2 बार आ गया, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल। इसे आप सॉल्व करना, ये किसके लिए आ गया, ये 2 आ गया मेरे पास, क्या ये 2 आ गया मेरे पास पीज, तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, इसमें हो गया मैंने पूरा इसमें परम्यूटेशन। अच्छा अभी परम्यूटेशन में ये मैंने क्या कराया, सिर्फ आपको लेटर्स या फिर वर्ड्स को अरेंज करना सिखाया। अब क्वेश्चन आपके पास ये भी आते हैं और क्वेश्चन आपके पास आगे वाले नंबर से भी आते हैं, जैसे ये वाला आप पूरा नोट कर लो। अब देखो जैसे आपको नंबर दिए हैं, अब आपको नंबर्स बनाने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हूँ, मान लो आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट है मेरे पास, आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5, ये पहला क्वेश्चन है। और आपको बनाना है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर अगर बनाना है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पे लिख देता है वो, पहले लिख देता है वो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। जब अलाउ होगा वो लिख देगा, जब नहीं होगा तो नॉट अलाउड कर देगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। इसका मतलब अगर आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो मैं इस प्लेस को फिल करूँगा। तो कितने वेज है मेरे पास, भाई ये पाँचों में से कोई भी नंबर यहाँ आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन आएंगे। जो नंबर यहाँ आ गया, लेट सपोज यहाँ पे 4 आ गया, अब वो 4 यहाँ नहीं आएगा, तो कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3 4, तो अब मेरे पास 4 ऑप्शन बचे।
तो टोटल कितने वेज हो गए मेरे पास? ऐसे करके 20 नंबर बन सकते हैं 2 डिजिट के। किन डिजिट से? 1 2 3 4 5 से अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना चाहो तो वो 20 बनेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अब मुझे बनाना है 2 डिजिट का ही नंबर, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए? अब मैं नंबर मान रहा हूँ कि वो नंबर बना दो इवन नंबर। ठीक है, 2 डिजिट का ही बनाना है लेकिन इवन नंबर बनाना है। मुझे एक बात बताओ, इवन नंबर होते क्या हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो इसके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए कि 2 से डिवाइड हो जाए? या तो 2 हो, या 4 हो, या 6, 8 और 10, यानी 0 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 10 लिख दूंगा तो वो भी तो 2 से डिवाइड बाय होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है? देखो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे होते हैं मेरे पास इसी नंबर से बनाना है। तो इसके यूनिट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं? 1 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 1 रख दूंगा तो ये ऑड बन जाएगा। 3 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, 2 और 4। तो ऑप्शन कितने मेरे पास? 2, 4, 2 ही ऑप्शन है यहाँ रखने के लिए। और रिपीटिशन अलाउ नहीं है। जो नंबर यहाँ आ गया वो नंबर यहाँ नहीं आएगा। मान लो 4 फिर से वो नंबर था जो यहाँ आ गया, तो अब वो नंबर यहाँ नहीं आएगा। तो कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4। अब मेरे पास 4 ऑप्शन बचे, तो 4 × 2 यानी कि 8 नंबर ऐसे होंगे जो इवन नंबर बनेंगे। सेम केस में अगर आप ऑड नंबर बनाना चाहो तो देखो, अगर मान लेता हूँ तो इसका नेक्स्ट केस, ये सेकंड था, थर्ड केस मान लेते हैं। अगर 2 डिजिट का आपको ऑड नंबर बनाना है, अब क्या बनाना है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब उसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे कौन नंबर आएगा? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। भाई ऑड नंबर तभी तो बनेगा जब यूनिट प्लेस पे 1, 3 या 5 में से कोई एक डिजिट आएगी। इसका मतलब यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो टोटल कितने वेज है मेरे पास? 1 2 3, यानी कि 3 नंबर हैं, यहाँ रख सकते हो आप। एंड जो नंबर यहाँ आ गया, अब मान लेते हैं वो नंबर मान लो 5 था, वो नंबर 5 था जो आ गया यहाँ पर। अगर 5 यहाँ आ गया तो 5 आगे नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन बचे मेरे पास। 4 3 = 12, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए में पूछे हुए। इस बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था एनडीए में, उसमें भी 4 डिजिट का नंबर बनाना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेम ऐसे क्वेश्चन होंगे वो भी। अभी तो 2 डिजिट बनाई, अब मैं 3 डिजिट का बताता हूँ। अब मान लो आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 1 2 3, अगर इसमें से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और सेम ऑप्शन मेरे पास, सेम ऑप्शन ले लेता हूँ मैं कि 1 2 3 4 5 में से ही आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब आप डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट का मतलब आप 2 डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब आप 22 नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। आप 44 नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी। आप 55 भी नहीं बना सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो मतलब यहाँ भी ये वर्ड भी नहीं आएगा। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो फिर से रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे 444 भी नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउ। आप 111 भी नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पर, इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज है, कितने नंबर रख सकते हो आप यहाँ पर? 1 2 3 4 5, कोई से भी 5 नंबर रख सकते हो, कोई सा भी। लेकिन जो नंबर यहाँ आ गया वो आगे नहीं आएगा, तो अब मेरे पास एक ऑप्शन कम हो गया, तो बचे कितने? 4। अब जो 2 नंबर यानी एक नंबर यहाँ आ गया वो आगे भी नहीं आएगा, तो अब कितने ऑप्शन बचे? 3। जैसे 5 प्लेस है इन 5 और रखने के लिए। मान लो एक सपोज ये 3 नंबर यहाँ आ गया, मतलब 3 से शुरू हो गया, अब 3 आगे नहीं आएगा, तो कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4 ऑप्शन बचे। अब मान लो यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे 1 आ गया, अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3, तो 3 ऑप्शन बचे। तो 5 4 = 20, 23 = 60, ये इसका आंसर हो गया। तो 60 वेज में वो नंबर बन सकते हैं, मतलब टोटल 60 नंबर बन सकते हैं इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट मैंने मान लिया आपको बनाना है 3 डिजिट का ही ऑड नंबर। क्या बनाना है? 3 डिजिट का ही ऑड नंबर बनाना है आपको। चलो बनाते हैं 3 डिजिट का ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कैसे बनेंगे? यहाँ से 3 डिजिट के ऑड नंबर कैसे बनेंगे? देखो ऑड नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो कितने ऑप्शन मेरे पास? 1 2 3, क्योंकि यही आएंगे। अगर वंस प्लेस पे तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा 2 से। तो 1 3 5, मेरे पास कितने ऑप्शन है यहाँ रखने के लिए? 1 3 5, कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3 ऑप्शन है। जो नंबर यहाँ आ गया वो आगे नहीं आएगा। लेट सपोज यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 अब आगे नहीं आएगा। तो इस प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन बचे। एंड अब मेरे पास जो नंबर यहाँ आ गया वो आगे नहीं आएगा फिर से। मान लो यहाँ पे 2 आ गया, तो अब फिर आगे नहीं आ सकता। तो 1 2 3, तो कितने ऑप्शन बचे मेरे पास? 3। तो यहाँ कितना हो गया? 3 3 9, 9 4 36, 36 वेज है मेरे पास जिससे भी टोटल नंबर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी मैं आपको
ये वाला पार्ट बता रहा हूँ जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एक काम करते हैं, एक केस ले लेते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउ है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिपीटेशन इज अलाउड, ये रखा हुआ है रिपीटेशन इज अलाउड। अब बनाना है आपको 3 डिजिट का नंबर, अब बनाना है आपको 3 डिजिट का नंबर, सेम केस 1 2 3 4 5 से, मतलब यहाँ 3 डिजिट का नंबर बनाना है किससे, 1 2 3 4 5 से। तो मैं यहाँ कितने नंबर रख सकता हूँ, 5 के 5, भाई 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, 5 के 5 रख सकता हूँ। जो नंबर यहाँ आ गया वो आगे आ सकता है, फिर 5 रख सकता हूँ, और जो नंबर यहाँ आ गया फिर आगे रख सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, 125। 125 नंबर बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउ होगा। अब अगर मुझे बनाना है 3 डिजिट का ही कैसा नंबर, मान लेते हैं यहाँ पे मुझे बनाना है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर बनाना है 3 डिजिट का और इसी से बनना चाहिए, तो ऑड नंबर कैसे बनेगा, इसके यूनिट प्लेस पे तो अब भी 1 3 5 भी आ सकते हैं, आप 2 नहीं रख सकते, यहाँ पर 4 भी नहीं रख सकते। तो कितने ऑप्शन पे, 1 3 5, 1 3 5 ही रख सकते हो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है मेरे पास। अब जो नंबर आपने यहाँ यूज़ कर दिया वो आगे भी कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो नंबर कितने थे, 5, यहाँ भी 5 आ सकते हैं, तो 5 5 25 यहाँ 75, 75 नंबर बन सकते हैं जो रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास है, ये है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब हमारे पास अभी 0 का केस इन्वॉल्व नहीं किया, हम नेक्स्ट आगे जो करेंगे उसमें हम 0 को इन्वॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आप जुड़ते रहिए, इसमें हम इससे ज़्यादा डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ज़्यादा। ये अभी मैंने बेसिक पढ़ाया जिसमें परम्यूटेशन के बारे में, अभी मैंने कॉम्बिनेशन तो स्टार्ट भी नहीं किया। परम्यूटेशन के अंदर इतने कॉन्सेप्ट हैं, अभी और कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ रखे हैं बहुत सारे, जो एनडी में बहुत इससे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ था। ये 3 डिजिट का है, अभी 4 डिजिट का नंबर बनेगा, 5 डिजिट का नंबर बनेगा, एक लॉकर का कोड बनेगा, पासवर्ड बनेगा फ़ोन का, किसी टेलीफोन नंबर का स्टार्टिंग बनेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने छोड़ रखे हैं। तो आप इस चीज़, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब प्रमोट करोगे या देखोगे, तो हमें थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए क्या मिलता है, थोड़ा सा एक कह सकते हो आप प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं। अगर उसमें से बहुत सारे बच्चे वीडियो देख करके लाइक ना करके ना कमेंट करके वीडियो को सिर्फ 2 सेकंड 5 सेकंड देख के चले जाते हैं, तो उससे हमारा भी मोरल डाउन होता है कि हम जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं वो बच्चे देख ही नहीं रहे वीडियो। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखें, आपको अच्छा लगता है तो आपके कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। जो एकेडमिक है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। एनडीए वाला जो कोर्स ये मैं लिख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये एकेडमिक वालों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि उससे एकेडमिक वाला पार्ट भी क्लियर होगा उनका। और जो अगर वो इन फ्यूचर जो सितंबर में आ रहा है आपका एनडीए वाला, अगर उसके लिए वो फेस करेंगे उस चीज़ को, तो उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से जो मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच।